नमस्कार, उत्तराखंड समाचार में आपका स्वागत है। मैं शिखा त्यागी। सबसे पहले मुख्य समाचार। चमोली के आपदा प्रभावित क्षेत्र रैणी और तपोवन में राहत बचाव अभियान छठे दिन जारी। अब तक 38 लोगों के मिले शव, 166 अब भी लापता। आपदा प्रभावित गांव में पहुंचाई जा रही राहत सामग्री। ऋषिगंगा पर बनी झील का वैज्ञानिक कर रहे अध्ययन। वाडिया संस्थान के निदेशक डॉक्टर कलाचंद सैन ने कहा, झील में पानी की मात्रा का किया जा रहा आकलन। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा, सैटेलाइट के जरिए झील की हो रही मॉनिटरिंग। राज्य में वनाग्नि प्रबंधन के लिए जल्द इंटीग्रेटेड फायर कमांड एंड कंट्रोल सेंटर की होगी स्थापना। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा, जंगल की आग बुझाने में जान गंवाने वाले कर्मचारियों के परिजनों को अब मिलेगा 15 लाख रुपए मुआवजा। और हरिद्वार कुंभ के लिए एम्स ऋषिकेश के ट्रॉमा सेंटर में की गई खास व्यवस्था। बैरागी कैंप के अस्थायी अस्पताल में भी एम्स डॉक्टरों की टीम रहेगी तैनात। हरिद्वार रेलवे स्टेशन पर आने वाले यात्रियों पर नजर रखने के लिए बनाया गया कंट्रोल रूम। अब समाचार विस्तार से। चमोली के आपदा प्रभावित क्षेत्र रैणी और तपोवन में राहत बचाव और खोज अभियान लगातार जारी है। यहां जिला प्रशासन की देखरेख में आर्मी, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ की टीम लापता और टनल में फंसे लोगों को निकालने के लिए दिन रात जुटी है। आज रैणी और मेठाणा गांव से एक एक शव मिले हैं। सूचना मिलने तक अब तक कुल 38 लोगों के शव मिल चुके हैं। 166 लोग अब भी लापता हैं। उत्तराखंड पुलिस के प्रवक्ता नीलेश आनंद भरने ने बताया कि चमोली के विभिन्न स्थानों से 18 मानव अंग भी बरामद किए गए हैं। सभी शवों और मानव अंगों की डीएनए सैंपलिंग की जा रही है। अब तक 23 शवों और 10 मानव अंगों का अंतिम संस्कार किया गया है। वहीं रैणी और तपोवन की आपदा में मृतकों के परिजनों को 4-4 लाख की सहायता राशि भी दी जा रही है। विपरीत परिस्थितियों के बावजूद टनल के अंदर से मलबा निकालने का काम लगातार जारी है। रैणी क्षेत्र में मलबे में लापता लोगों की तलाश के लिए जिला प्रशासन ने आरडब्ल्यूडी के अधिशासी अभियंता और तहसीलदार के नेतृत्व में एक टीम बनाई है। ये टीम पुरानी तस्वीरों के आधार पर और स्थानीय लोगों की मदद से ऋषिगंगा पावर प्रोजेक्ट में काम करने वाले लोगों की तलाश में जुटी है। तपोवन में गौरीशंकर मंदिर के नजदीक अप्रोच रोड बनाई जा रही है ताकि पोकलैंड मशीन को नीचे उतारकर वहां मलबे में दबे लोगों की तलाश की जा सके। एनडीआरएफ के कमांडेंट पीके तिवारी ने बताया कि आपदा के छठे दिन भी सभी एजेंसी मिलकर राहत बचाव कार्य में जुटे हुए हैं। चमोली जिला प्रशासन ने बताया कि आपदा से प्रभावित सभी 13 गांव में पहले दिन से ही हेली सेवा से राहत सामग्री पहुंचाई जा रही है। आईटीबीपी और उत्तराखंड एसडीआरएफ के जवान लगातार दुर्गम प्रभावित क्षेत्रों में राशन और अन्य आवश्यक वस्तुएं उपलब्ध करा रहे हैं। क्षेत्र में 4 मेडिकल टीम की तैनाती की गई है जो विभिन्न जगहों पर कैंप लगाकर स्वास्थ्य परीक्षण कर रही है। बीमार और गर्भवती महिलाओं को भी हेली सुविधा मुहैया कराई जा रही है। लापता लोगों के बारे में उनके परिजनों को जानकारी दी जा रही है। साथ ही उनके भोजन और आवास व्यवस्था के लिए तपोवन में हेल्प डेस्क काउंटर और राहत शिविर भी लगाया गया है। चमोली के जिलाधिकारी ने बताया कि मरीन कमांडो की एक टुकड़ी भी श्रीनगर डैम के आसपास खोजबीन कर रही है। भारतीय वायुसेना का चिनूक हेलीकॉप्टर भी आपदा में भारी सामान लाने में मददगार साबित हो रहा है। आज चौथी बार जोशीमठ हेलीपैड पर रेस्क्यू टीम, ड्रिल उपकरण और मशीनों के साथ चिनूक लैंड हुआ। आपदा प्रभावित जुगजू गांव में एनटीपीसी के पैदल वैकल्पिक पुल से आवाजाही शुरू कर दी गई है। तपोवन से गैर और भंग्यूल गांव के लिए ट्रॉली से सामान पहुंचाया जा रहा है। वाडिया इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन जियोलॉजी के 5 वैज्ञानिकों की टीम इस समय चमोली के रैणी गांव के पास मौजूद है। यहां से ऋषिगंगा कैचमेंट एरिया में बने ग्लेशियर्स का एरियल सर्वे किया जा रहा है। संस्थान के डायरेक्टर डॉक्टर कलाचंद सैन ने बताया कि सर्वे में ऋषिगंगा के ग्लेशियर के ऊपर एक झील दिखाई दे रही है। यह अभी स्पष्ट नहीं है कि झील हादसे के बाद बनी है या फिर हादसे से पहले। उनके मुताबिक झील पुरानी होगी तो इसके टूटने की आशंका कम है। हम लोगों को ये पता लगाना है ये अभी का फॉर्म्ड लेक है और पहले का फॉर्म लेक है। अभी का फॉर्म लेक है, अगर उसका नया जो फ्लडेड सेडिमेंट से पैदा हुआ आर्टिफिशियल डैम है तो वो कभी उसके वाटर फिर ऊपर से आ रहे कि नहीं आ रहा है, हम लोगों को ये कंक्लूजन करना मुश्किल हो रहा है। ये जो लेक अभी देख रहे हैं ये लेक से पानी किस तरह से नीचे आ सकता है। अगर वो पुराना होगा
तो इतना आसान से वो टूट के तो नीचे आएगा नहीं, बट अभी नया फॉर्म होगा तो फॉर दैट वी नीड अ डिटेल स्टडी इनटू दैट रीजन। डॉक्टर सेन के मुताबिक झील के आकार और उसमें मौजूद पानी की मात्रा का भी आकलन किया जा रहा है ताकि झील की मौजूदा स्थिति पता चल सके। एक नया लेक पैदा किया बोल के उन लोग का अनुमान है, लेकिन वो लोग इतना सर्टेन नहीं हो पा रहा है वो लेक अभी पैदा हुआ और पहले का ही पैदा हुआ था, जिसके जो डैम था जिसके ऊपर पानी रुका हुआ था स्लोप में, उसके ऊपर हो सकता है ये नया सेडिमेंट जो है ऊपर करके एक लेयर दिया है। अभी ये एस्टेब्लिश करना है जो लेक में पानी है वो कितना पानी है, लेक कितना बड़ा है, वो एक ऊंचे से 400-500 मीटर ऊपर हेलीकॉप्टर से फोटो खींच करके अभी जो फोटो आप लोगों को दिखाई दे रहा उस फोटो से अंदाज करना मुश्किल हो रहा है। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने आज कहा कि सैटेलाइट के जरिए इस झील की मॉनिटरिंग की जा रही है, सबको सावधान रहने की जरूरत है। उन्होंने बताया कि विशेषज्ञ झील के बारे में जानकारी जुटाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। पानी उसमें कितना है अभी वो क्लियर नहीं हुआ है, तो आज भी वहां पर टीम जा रही है, वैज्ञानिकों की भी टीम जा रही है और कुछ प्रयास हो रहा है कि कुछ लोग वहां पर उनको ड्रॉप किया जाए हेलीकॉप्टर के माध्यम से। तो एयरफोर्स उसके लिए तैयार है, लेकिन हमारे पास उसके लिए देखना होगा कि हमारे पास उसके ट्रेंड लोग हैं कि नहीं है। तो उसके लिए कहा गया कि कोई ट्रेंड लोग हमारे पास हैं तो उनको वहाँ पर ड्रॉप करके और 3-4 घंटे वहाँ पर पूरा उसका अध्ययन करके और फिर रिपोर्ट सरकार को दे। ये रिमोट सेंसिंग तकनीक हिमालय ग्लेशियर और ग्लेशियर में बन रही झीलों के अध्ययन में कारगर साबित हो सकती है। रुड़की में भारतीय जल विज्ञान संस्थान के वैज्ञानिक डॉक्टर संजय जैन का कहना है कि पिछले कुछ वर्षों के अध्ययन में यह स्पष्ट हुआ है कि ग्लोबल वार्मिंग का असर हिमालय क्षेत्र पर पड़ा है। इसके चलते ग्लेशियर सिकुड़ रहे हैं। रिमोट सेंसिंग तकनीक के इस्तेमाल से वहां हो रहे बदलावों पर ज्यादा बेहतर नजर रखी जा सकती है, जिससे प्राकृतिक आपदा की स्थिति में होने वाले नुकसान को कम किया जा सके। रिमोट सेंसिंग से हम लेक की इन्वेंट्री सबसे पहले बनाएं। जितनी भी लेक हैं, जितनी भी झीलें हैं हिमालय क्षेत्र में, उनका सबका चित्रण हो, उनको चिन्हित किया जाए। उसके बाद सबसे जरूरी है कि उनमें से कौन सी लेक ऐसी है जो कि आने वाले समय में जिसके टूटने या फटने की संभावना है। उसके कुछ क्राइटेरिया हैं, तो उन क्राइटेरिया की बेसिस पे हम ये कर सकते हैं कि कौन सी लेक आने वाले समय में टूट सकती है। अगर वो टूटती है तो उससे बहाव क्षेत्र कितना होगा, उससे निचले वाले क्षेत्र में कितना जलमग्न होगा, वो क्षेत्र का अगर हम आकलन करने से लोगों को वहां पहले से सूचित कर दें तो उस क्षेत्र में कम से कम हम इस तरह का करें कि प्लानिंग आगे ऐसी हो कि वहां पे कोई डेवलपमेंट हो। राज्य में वनाग्नि प्रबंधन के लिए जल्द इंटीग्रेटेड फायर कमांड एंड कंट्रोल सेंटर की स्थापना की जाएगी। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा कि इस सेंटर के जरिए सैटेलाइट से मिलने वाली सूचनाएं इकट्ठा कर फील्ड लेवल तक पहुंचाई जाएंगी। इसमें फॉरेस्ट ट्रोल फ्री नंबर 1926 की व्यवस्था के साथ ही अन्य आधुनिक व्यवस्थाएं की जाएंगी। उन्होंने कहा कि जंगल की आग बुझाने में जान गंवाने वाले फ्रंट लाइन फॉरेस्ट स्टाफ के आश्रितों को दी जाने वाली धनराशि 2.5 लाख से बढ़ाकर 15 लाख रुपए की जाएगी। वनाग्नि प्रबंधन के लिए राज्य स्तर पर अपर प्रमुख वन संरक्षक को जिम्मेदारी दी जाएगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि फ्रंट लाइन फॉरेस्ट स्टाफ वन सुरक्षा और प्रबंधन की महत्वपूर्ण कड़ी है, उनके लिए आवासीय फॉरेस्ट लाइन्स का निर्माण किया जाए। मुख्यमंत्री ने वन विभाग के अधिकारियों को 1 हफ्ते में कैंपा परियोजना से जुड़ी कार्य योजना तैयार करने के निर्देश दिए। इसके साथ वन्य जीवों से सुरक्षा के लिए सुरक्षा दीवार के बजाय सोलर फेंसिंग पर अधिक ध्यान देने को कहा। आज ये निर्णय लिया है कि अभी तक जो इस तरह से हमारे वनकर्मी अग्नि की भेंट चढ़ जाते हैं, उनको अभी तक 2.5 लाख रुपए मिलता था, तो हमने एक निर्णय लिया कि उनको हम 15 लाख रुपया उनके आश्रितों को हम अब देंगे। एक निर्णय लिया है। दूसरा, फॉरेस्ट फायर को रोकने के लिए एक एडिशनल पीसीसीएफ रैंक के अधिकारी को उसके लिए एक जिम्मेदारी दी गई है कि वो पूरे राज्य में इसको देखेंगे।
कुंभ को लेकर रेलवे प्रशासन भी तैयारियों में जुटा है। हरिद्वार दौरे पर आए मुरादाबाद मंडल के रेलवे महाप्रबंधक तरुण प्रकाश ने बताया कि कुंभ मेले को देखते हुए हरिद्वार सहित आसपास के सभी रेलवे स्टेशनों का नवीनीकरण किया गया है। हरिद्वार रेलवे स्टेशन पर यात्रियों की भीड़ नियंत्रित करने के लिए एक कंट्रोल रूम भी बनाया गया है, जो सभी स्टेशनों पर लगाए गए सीसीटीवी की मदद से आने वाली भीड़ पर निगाह रखेगा। यात्रियों के बैठने के लिए होल्डिंग एरिया भी बनाए गए हैं। कोरोना के चलते यात्रियों के लिए अलग अलग प्रवेश और निकासी द्वार बनाए गए हैं। जहां पर आप देख रहे हैं कि जितने भी स्टेशन लक्सर से लेकर के ऋषिकेश या योगनगरी ऋषिकेश तक हैं, सब जगह पे जो सीसीटीवी हमने कैमरा लगा रखे हैं उनकी फीड यहां पर उपलब्ध है। और एक हरिद्वार में आपने देखा होगा पैसेंजर होल्डिंग एरिया हम लोगों ने डेवलप करा है, और पुरुषार्थी मार्केट के पास में एक गेट है जहां से आने की सुविधा है। और इस तरह से ट्रैफिक फ्लो स्टेशन के अंदर हम लोगों ने प्लान किया है कि जो हमारे आने वाले यात्री हैं जिनको ट्रेन पकड़नी है और जो ट्रेन से उतरने वाले यात्री हैं वो अलग अलग ब्रिज का इस्तेमाल करें, अलग अलग रास्ते रहें उनके, वो आपस में किसी तरह का उनका टकराव ना हो। रेलवे महाप्रबंधक तरुण प्रकाश ने बताया कि IRCTC की वेबसाइट के जरिए यात्रियों को कुंभ गाइडलाइंस के बारे में जानकारी दी जा रही है। हरिद्वार स्टेशन पर मेडिकल टीमें भी तैनात की जाएंगी। एम्स ऋषिकेश के डॉक्टरों की टीम भी हरिद्वार कुंभ में अपनी सेवाएं देंगी। इसके साथ ही किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए एम्स ऋषिकेश के ट्रॉमा सेंटर को आरक्षित किया जाएगा। श्रद्धालुओं के इलाज के लिए ट्रॉमा सेंटर में 24 घंटे मेडिकल सुविधाएं उपलब्ध रहेंगी। कुंभ के लिए यहाँ पर एम्स ऋषिकेश में हम लोगों ने अपने ट्रॉमा सेंटर को तैयार किया है। कोई भी कैजुअल्टी यहाँ पर आने पर पहले उसका ट्रायाज होगा, नीचे ट्रायाज एरिया है जिसमें कैजुअल्टी को प्रायोरिटाइज किया जाएगा, प्रायोरिटी 1, 2, 3, और उस प्रायोरिटी के हिसाब से उसका ट्रीटमेंट होगा। ट्रॉमा सेंटर में ही हम लोगों ने एक स्पेशली कुंभ के पेशेंट्स के लिए एक ICU एस्टेब्लिश किया है जो कि फुली फर्निश्ड है, और ICU के अलावा एक 22 बेड का डिज़ास्टर वार्ड तैयार किया गया है जो कि रेडी टू रिसीव कैजुअल्टी वाली स्टेट में है। 27 फरवरी को माघ पूर्णिमा और उसके बाद के प्रमुख स्नान पर्वों पर हरिद्वार में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ जुटने का अनुमान है। इसे देखते हुए एम्स अस्पताल प्रशासन ने मेले के दौरान हरिद्वार में ही डॉक्टरों की टीम तैनात करने का निर्णय लिया है। यहां के बैरागी कैंप में बनाए जा रहे अस्पताल में ये टीम अपनी सेवाएं देंगी। एक हमको बैरागी कैंप में स्टेट अथॉरिटीज की तरफ से 50 बेड का हॉस्पिटल एस्टेब्लिश हो रहा है। वहाँ पर स्टेट अथॉरिटीज़ अपने रिसोर्सेज देंगी और हमारे भी रिसोर्सेज वहाँ पर पूल इन होंगे। हम लोगों की डॉक्टर्स की टीम जाएगी और वहाँ पर पेशेंट्स को रिसीव करके उनका इलाज होगा, और पेशेंट उस बैरागी कैंप से एम्स ऋषिकेश एक ग्रीन कॉरिडोर के जरिए लाए जाएंगे। फिल्मों में रुचि रखने वाले युवाओं को प्रशिक्षण देने के लिए कोटद्वार में एक फिल्म संस्थान खुल गया है। ये संस्थान श्रीदेव सुमन विश्वविद्यालय से संबद्ध है। इसमें फिल्म और टेलीविजन क्षेत्र से जुड़े 8 डिप्लोमा कोर्सेज हैं। इस संस्थान में लगभग 200 युवा प्रशिक्षण ले रहे हैं। सिनेमेटोग्राफी है, कहानी लेखन है, एडिटिंग है, साउंड इंजीनियरिंग है, अभिनय है, डांस है, म्यूजिक है, मास कम्युनिकेशन है। पुनः जो फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट है वहां के हैं ट्रेंड, और नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा NSD वहां के हैं, और कई यूनिवर्सिटी से जो पढ़कर आए हैं, जिन्होंने एक्टिंग का कोर्स किया है, जिन्होंने सिनेमेटोग्राफी का कोर्स किया, उनको मैंने अपने यहाँ अपॉइंटमेंट किया। कैबिनेट मंत्री हरक सिंह रावत ने कहा कि स्थानीय युवाओं को प्रशिक्षण निःशुल्क मिलेगा। राज्य के कौशल विकास विभाग के तहत इसका संचालन किया जा रहा है। राज्य कौशल विकास योजना के तहत हमने निःशुल्क ट्रेनिंग देने का निर्णय लिया है। उन बच्चों को पे होने वाला ट्रेनिंग का खर्चा हमारा उत्तराखंड का कौशल विकास मंत्रालय वहन करेगा। निःशुल्क उनको ट्रेनिंग दी जाएगी। इससे उत्तराखंड के नौजवानों को रोजगार मिलेगा। कोटद्वार के रणदीप सिंह फिल्म संस्थान से फोटोग्राफी का प्रशिक्षण ले रहे हैं। उनका कहना है कि इस तरह के संस्थान से युवाओं के लिए करियर के विकल्प बढ़ गए हैं।
क्योंकि आज के टाइम पे हर कोई डॉक्टर इंजीनियर बनता है, एक अलग लेवल मिलता है हम लोगों को, तो ये चीज़ सीख के मैंने यहाँ पे एडमिशन लिया था। सर अगर फिल्म इंडस्ट्री में मेरे को चांस नहीं मिला तो मैं कुछ भी कर सकता हूँ, जैसे कि कैमरामैन हूँ मैं, तो कोई भी। कोरोना काल में लोडिंग और अनलोडिंग के जरिए पूर्वोत्तर रेलवे के इज्जतनगर मंडल ने अच्छी आमदनी हासिल की है। इज्जतनगर मंडल के रेलवे प्रबंधक आशुतोष पंत ने बताया कि कोविड काल के दौरान यात्री ट्रेनें बंद रहीं, हालांकि इस दौरान 58 श्रमिक स्पेशल ट्रेनें चलाई गईं। उनका कहना है कि यात्री ट्रेनें नहीं चलने के कारण लोडिंग और अनलोडिंग के जरिए आय बढ़ाने पर ध्यान दिया गया। इस दौरान रेलवे ट्रैक की मरम्मत और सुरक्षा से जुड़े अन्य कार्य किए गए। आशुतोष पंत ने बताया कि पूर्वोत्तर रेलवे के इज्जतनगर मंडल ने सिर्फ देश में ही नहीं बल्कि पहली बार बांग्लादेश के लिए भी वाहन लोडिंग की, जिससे पिछले वर्ष की तुलना में लगभग 12% ज्यादा किराया मिला। इसमें आधे से ज्यादा हिस्सेदारी इज्जतनगर मंडल की है, जिसमें उत्तराखंड के क्षेत्र भी शामिल हैं। उन्होंने कहा कि टनकपुर जैसे धार्मिक स्थल से जुड़े रेलवे स्टेशनों का सौंदर्यीकरण किया जा रहा है। इज्जतनगर मंडल में जो है पिछले वर्ष की अपेक्षा करीब 12% ऊपर अभी तक हम कर चुके हैं, और जो लक्ष्य हमारे को निर्धारित किया गया पिछले वर्ष के जो हमने लोडिंग जो मिली है उससे हम ऊपर ही जाएंगे इस साल। और इज्जतनगर मंडल जो है वो पूरे NER का जो है करीब आधे से ज्यादा जो लोडिंग है वो इज्जतनगर मंडल दे रहा है इस समय। जहां तक उत्तराखंड की बात है, उत्तराखंड के हमारे जो प्रमुख लोडिंग पॉइंट्स हैं, जहां रुद्रपुर है, हल्दी रोड है, हल्दी रोड से आप जानते हैं कि वहां से कमर्शियल व्हीकल्स लोड होती हैं। कोरोना संक्रमण से बचने के लिए मास्क का अनिवार्य रूप से और सही ढंग से प्रयोग करें, साथ ही सामाजिक दूरी का ख्याल रखें, नियमित रूप से हाथ धोएं और याद रखें, कोरोना को हराना है, मास्क जरूर लगाना है। नमस्कार।